Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, जो NCERT पैटर्न पर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो आपके सिलेबस के अनुसार बताया जाता है कि आप अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ देखते हैं, जो भी अभिक्रियाएं आप अपने नज़दीक कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देना, या फिर नम वायुमंडल में खीले को या फिर लोहे की वस्तुओं को खुला छोड़ देना, तो जब ऐसा करते हैं तो उन पर जंग लग जाता है और जो दूध होता है वह जम जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होती हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बर्फ होता है, तो बर्फ को हम ताप देते हैं तो पिघल कर पानी बन जाता है। फिर हम पानी को और ताप देते हैं तो वह गैस में बदल जाता है। वापस जब हम उनको ठंडा करते हैं तो वो गैस से फिर से क्या बनेंगे, पानी, और पानी से बर्फ। मतलब बर्फ का बर्फ ही बना, नए पदार्थ नहीं बने, इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कैसे होती हैं, पूरा कैसा होता है, तो उसको हम बताएंगे यहाँ पे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो जानते हैं कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। जैसे में कि पदार्थ का अवस्था बदल जाना, उसका रंग बदल जाना, उसमें गैस निकलना और तापमान में परिवर्तन हो जाना। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम समझ जाते हैं कि अभिक्रिया हो रही है। कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसके लिए हम आपको यहाँ पे एक प्रेक्षण करके दिखाएंगे। तो ये हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है। अब देखेंगे इसमें मैंने जिंक कार्बोनेट का कुछ लिया हुआ है यहाँ पे पदार्थ। अब हम आप देख सकते हैं इसमें इसका रंग किस, ये कौन सी अवस्था में आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका फार्मूला होता है H2SO4, और ये जिंक कार्बोनेट है जिसका सूत्र होता है ZnCO3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिलाएंगे और मिलाकर देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। देखिए कुछ हो रहा है इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ गैसें निकल रही हैं, इसमें से कुछ गैसें निकली आपने देखा, और इसका तापमान, इसकी जो पेटी है वो गर्म हो चुकी है, ये काफ़ी हीट है, अर्थात यहाँ पे तापमान में बदलाव हुआ। और इसका जो रंग है आप इसका देख सकते हैं कि इसकी अवस्था बदल गई है। इसकी अवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक कार्बोनेट की जो अवस्थाएं थी वो बदल गई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का अवस्था बदल चुका है। इसमें से गैस देखिए अभी भी निकल रही है, यहाँ से इसमें से गैस भी निकल रही है, और इनके साथ साथ इनका रंग भी बदल चुका है और तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक चलता है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। अब आपको बताया जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अभिक्रियाएं जो रासायनिक समीकरण होती हैं उसको हम तीन प्रकार से कह सकते हैं। एक होता है वाक्य रूप में होता है, जैसे मैंने अभी कहा है वो वाक्य रूप में है। एक होता है शब्द रूप में होता है, और एक होता है प्रतीक रूप में होता है। तो वाक्य रूप में क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये होता है वाक्य रूप। तो वाक्य रूप को लिखना काफ़ी कठिन होता है, वो लंबा होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम शब्द रूप में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि ये है आपका मैग्नीशियम। देखिए ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, यहाँ दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम जो ये क्या है, शब्द रूप में है। ये शब्द रूप मैग्नीशियम का है और ये ऑक्सीजन का है। हम दोनों को ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे उनको दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्राप्त होता है ये वाक्य रूप में होता है, और एक तीसरा जो होता है वो होता है आपका शब्द रूप में, सॉरी वो आपका होता है संकेत रूप में होता है। तो यहाँ दिखाएंगे आपको, ये होता है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का प्रतीक है, प्लस यहाँ होता है ऑक्सीजन गिब्स, यहाँ आपको बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका प्रतीक रूप में हो जाता है। तो जो रासायनिक समीकरण को लिखने की जो विधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है वाक्य रूप में होता है, और एक होता है शब्द रूप में होता है, और ये आपका एक है प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हम समीकरण का है रासायनिक समीकरण लिखना। तो हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, उसमें क्या होता है, जब भी हम शब्द रूप में या फिर प्रतीक रूप में तत्वों को लिखते हैं अभिक्रिया के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम 2 चीज़ देखते हैं। एक यहाँ पे होता है ये मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये अभिकर्मक होते हैं, ये दोनों अभिकर्मक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। तो दर्शाते क्या है कि अभिकर्मकों के बीच में अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो अभिकर्मकों के बीच में, यहाँ अभिकर्मक है तो अभिकर्मकों के बीच में हम धन का चिन्ह लगाते हैं, और उत्पादकों के बीच में भी हम धन का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर मेरे पास केवल एक उत्पाद है, उत्पाद भी आपके 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो अभिकर्मक और उत्पादकों के बीच में क्या होता है कि हम वहाँ पर धन का चिन्ह लगाते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में अभिकर्मक 2 हैं उनके बीच प्लस लगाएंगे, उत्पाद अगर 2 हैं तो उनके बीच में हम धन का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, अभिकर्मक और उत्पादकों के बीच में हम एरो गिव्स या इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार हम समीकरण को, इस प्रकार के समीकरण को हम ढांचा समीकरण कहते हैं। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं इसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक आता है लिखने के लिए आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो हम समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, समीकरण को बैलेंस कैसे करेंगे, उनको इक्वल कैसे करना होता है, तो उसको हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं बताने के लिए। तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा समीकरण इस प्रकार है, हम यहाँ देखते हैं, ये है आपका यहाँ पर Fe मतलब इसको हम आयरन बोलते हैं, ये Fe है, प्लस यहाँ पर जल है, गिब्स यहाँ आपका बन जाएगा Fe3O2 बन जाता है, और यहाँ पे आप यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अब हमें इसे इक्वल करना है, इसे हमें बराबर करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इनको हम ब्रैकेट में ऐसे बना लेंगे, सबको इस रूप में हम इसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा LHS है, कौन सा RHS है, इनको हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये आपका होता है LHS और ये होते हैं ये RHS। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता चल जाए कि कौन किधर होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड में जो परमाणु या फिर जिस परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है पहले उनको इक्वल किया जाता है। हम ये लिख लेंगे कि इस साइड में मेरे पास क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे Fe है, फिर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इनकी संख्या कितनी है, 1 है। इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, और इनकी संख्या कितनी यहाँ पर है, 1 है। वही वहां पे हम कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे आयरन जो Fe है, इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, और जो H है उसकी संख्या यहाँ पर 2 है, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 है। तो आप देख सकते हैं कि किस साइड में कौन से परमाणु संख्या ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि RHS जो साइड है वहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 है। यहाँ कितना है, केवल 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ 4 लिखेंगे। जब हम यहाँ 4 कर लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो बराबर हो जाता है। अब देखेंगे इसके बाद कौन संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका 4 हो गया है, ये 4 हो गए हैं दोनों। फिर यहाँ पे आपका 4 दूना 8 हो जा रहा है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ये आपका 4 हो गया। तो 4 दूना 8 यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो गए
4 गुना 8 यहाँ पे आपके हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ पे 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 यहाँ है, ये इक्वल हो गए। अब देखना क्या है कि आयरन जो Fe है यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही, सॉरी 1 ही है, यहाँ हमें 3 करना होगा। तो जब हम यहाँ पर इनको इस प्रकार लिख देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब हमको देखना है, यहाँ पर सेकेंड ले लेंगे हम, यहाँ पे जो Fe था अब कितना हो, यहाँ पे हो गया आपका 3 हो गया और यहाँ पे ये कितने हो गए 8, यहाँ पे कितना हो गया है आपका 4 हो गया है। फिर यहाँ देखेंगे Fe आपका यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन भी यहाँ आपका 8 हो जा रहा है और यहाँ पे ये आपका 4। तो हम देखेंगे कि इनकी जो संख्या है और जो इनकी संख्या है वो दोनों तरफ इक्वल है, अर्थात परमाणु की संख्या बराबर है। 3 Fe इस साइड में है, 3 Fe इस साइड में है, 8 हाइड्रोजन यहाँ है और 8 हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है। तो इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इस समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है, इसका जो यहाँ पर नाम दिया गया है, इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ये जो होती है हीट एंड ट्रायल विधि होती है। तो इस प्रकार आपके पास जो भी समीकरण होते हैं आप उनको बैलेंस करिए, उनको समझिए। अगर आपको नहीं आता है बैलेंस करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके ये कमेंट लिखिए कि ये हमें नहीं आ रहा है, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो। जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग मतलब कि बहुत से प्रकार की होती हैं। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है उसमें है आपका पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में मिल करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन। आपका संयोजन तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो बीकर लेंगे, ये रहा आपका एक बीकर, ऐसे ये बीकर है। इस बीकर में हम थोड़ी सी मात्रा किसकी लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की लेंगे। और अब इसमें जल मिला देंगे वापस, ये रहा इसमें जल। जैसे ही हम इसमें जल मिलाते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जो आपका बीकर है, बीकर की पेंदी जो होती है वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है और यहाँ से कुछ ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊपर से कुछ ऊष्मा बाहर निकलने लगते हैं। अर्थात ये कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो कुछ ऊष्मा बाहर निकलता है और वहाँ बनता क्या है आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपका है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका H2O होता है, जल होता है। तो यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये आपका है कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका है जल। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये रहा आपका CaOH का ट्वाइस और यहाँ पर कुछ ऊष्मा जो है वो बाहर रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो हम देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलते हैं तो केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है, केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें हम कुछ और भी देखेंगे उदाहरण, उसमें क्या क्या है, जैसे कि कोयले का दहन करना। जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, ये है आपका कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। जब हम इनको जलाते हैं तो यहाँ पर बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और जब हम इनका दहन करते हैं हमें यहाँ पर CO2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संयोजन हुआ है, अर्थात इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक और होता है एग्जाम्पल जल का बनना। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये आपका है H2 और इज इक्वल टू O2 गिव्स, यहाँ आपका बन जाता है H2O। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। केवल यहाँ पर एक ही उत्पाद बन रहा है,
इसका मतलब ये कि संयोजन अभिक्रिया है कि इसकी जो परिभाषा है हम जो है केवल अभिक्रिया देखकर ही बता सकते हैं कि क्या होता है इसके, क्या होती है इसकी परिभाषा। यहाँ देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।